हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम आप पास आ चुके हैं, तो आप लोगों को प्रिपरेशन में और ज़्यादा लग जाना होगा, क्योंकि अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहे तो एग्ज़ाम बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। कुछ बच्चों के फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एग्ज़ाम है, जबकि कुछ बच्चों के थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ सितंबर में एग्ज़ाम है। मोशन का मैंने नया वीडियो डाल रखा है, जिस आप नई प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और जो बच्चे ने अभी तक, जैसे कि आपका चैप्टर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये प्रीवियस ईयर में भी मैंने डाल रखे हैं, क्योंकि मैं उनको डालने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्द से जल्द डालूंगा उन वीडियोज़ को भी। लेकिन अगर इन केस आपके एग्ज़ाम हैं तो आप उन वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ फोर्स, फिर उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इन 3 टॉपिक्स को हमें क्लास में पढ़ना है। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि इस 50 मिनट्स में आपके सारे बेसिक क्लियर हो जाएं, और जो सेकंड वीडियोस आएंगे उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट इज़ फोर्स। तो क्या कहेंगे फोर्स को, हम क्या कह सकते हैं। फोर्स इज़ ए पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और चेंज इट्स शेप। यानी फोर्स क्या है, पुल और पुश एनी ऑब्जेक्ट को हम सिंपल में कह देते हैं ये फोर्स है। तो फोर्स क्या कर देता है कि कोई भी स्टेट्स को मोशन में, मोशन से रेस्ट में, और या फिर किसी का शेप चेंज कर दे तो हम उसे क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। फोर्स क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्टिकी नोट्स हैं, मैंने फोर्स अप्लाई किया और इनको बेंड कर दिया, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। जैसे कि टू ओपन द डोर विथ आइदर पुश और पुल इट। जैसे कि आपको पता है ये चिंटू बेचारा ये गेट को खोलने की कोशिश कर रहा है, ये पुल क्या कर रहा है, ये धक्का लगा रहा है। जैसे ही गेट ओपन करने के लिए धक्का लगा रहा है, तो हम इसी को क्या कहेंगे कि चिंटू है वो फोर्स लगा रहा है। आया समझ में या नहीं। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या कर सकता है। आपको समझ में आया कि फोर्स होता है क्या, किसी को धक्का देना फोर्स है, किसी के ऑब्जेक्ट में शेप चेंज करना फोर्स है। तो फोर्स क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में। राइट द 3 इफेक्ट ऑफ फोर्स विथ एग्जाम्पल। तो समझते हैं। फोर्स कैन मेक स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। अगर फोर्स है वो कोई भी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ए फुटबॉल कैन बी सेट टू मूव इन द किक इट बाई अप्लाइंग फोर्स। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये चिंटू और बॉब दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर चिंटू है वो किक करेगा तो फुटबॉल क्या है, रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। इफेक्ट ऑफ फोर्स में दूसरा क्या है, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। फोर्स है किसी भी मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये कार आ रही है और ये है हमारा बैटमैन, और ये बैटमैन इसको धक्का लगा करके इसको क्या कर देता है, रेस्ट में ला देता है, इसको रोक देता है। तो ये क्या कर रहा है, कोई भी फोर्स है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे कि ये बॉल को, ये चिंटू है जो बैट से बॉल का डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो ये सिंपल से एग्जांपल हैं। नेक्स्ट वन, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे चिंटू है बेचारा, परेशान हो गया, इसको स्कूल वाले बच्चों में पीट दिया, तो घर पे आके अपने जो मिरर को ही तोड़ दिया, क्योंकि ये अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। अभी क्या है, ये इससे भी क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट का शेप और साइज़ चेंज हो गया। बॉटल पकड़ो, उसको अगर स्क्वीज़ करोगे तब भी उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं इन सिंपल, व्हाट कॉज क्रिएट बाय फोर्स। सिंपल सा, फोर्स अगर कोई भी रेस्ट ऑब्जेक्ट है उसको मोशन में ला सकता है, मोशन को रेस्ट में ला सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, इसके साथ साथ शेप एंड साइज भी चेंज कर सकता है। ये आपको एग्जाम्पल के साथ याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो सबसे पहले समझते हैं बैलेंस फोर्स क्या है। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइंग फोर्स इज 0, इट इज़ कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अगर रिजल्टेंट है वो 0 है तो क्या कहेंगे हम, ऑब्जेक्ट कैसा है, बैलेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, ये है थग्स ऑफ वॉर खेल रहे हैं ये, तो कुछ बच्चे इस साइड खींच रहे हैं, कुछ बच्चे इस साइड खींच रहे हैं। समझ लो ये तीनों बच्चे हैं, ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, जबकि ये तीनों बच्चे हैं, ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो दोनों फोर्स क्या है, इक्वल हैं। जब दोनों फोर्स इक्वल हैं तो बैलेंस फोर्स क्या है, 0।
अब समझिएगा, एक बात और समझ लीजिएगा यहाँ कि जो हमने पता है कि फोर्स है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, तो यहाँ एक पॉइंट आया है नेट रिजल्टेंट या नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होगा? अगर दोनों फोर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है, इस पर 10 न्यूटन का चिंटू इधर फोर्स लगा रहा है और 10 न्यूटन का बॉब इधर फोर्स लगा रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं फोर्स, तो हम क्या कहेंगे 10 - 10 विच इज़ 0 न्यूटन फोर्स है। फोर्स क्या हो गया? 0। अगर फोर्स 0 हो गया तो वो क्या है? बैलेंस फोर्स। अच्छा, अब सर दूसरा कंडीशन समझते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि ये एक बॉक्स है, इस इधर ही चिंटू फोर्स लगा रहा है और इधर डायरेक्शन में ही बॉब फोर्स लगा रहा है। मान लो चिंटू ने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन और बॉब ने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन। अगर फोर्स दोनों से एक ही डायरेक्शन में लगाए जा रहे हैं तो 10 and 10 क्या हो गया? 20 न्यूटन फोर्स हो गया। तो फोर्स कब ऐड होगा? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में लगाए जाएंगे। और फोर्स कब सब्सट्रैक्ट होगा? जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाए जाएंगे। बहुत समझने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने साथ याद रखना है और ध्यान रखना है कि हमेशा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसके अपोजिट में लगता है। यहाँ मुझे बताने का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा सर, तो हम सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि सर अगर नेट रिजल्टेंट और या फिर नेट फोर्स हमारा 0 है तो वो फोर्स हमारा कैसा है? बैलेंस फोर्स है। अच्छा, अनबैलेंस फोर्स क्या है? इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाई फोर्स इज ग्रेटर देन 0 द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। अगर हमारा नेट फोर्स है वो 0 से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं अनबैलेंस फोर्स है। एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कैन बी मूव बिकॉज ऑफ अप्लाइंग ऑफ अनबैलेंस फोर्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, उसको हम क्या कर रहे हैं? किक कर रहे हैं, तो वो मूव करना शुरू कर रहा है। जैसे कि चिंटू और बॉब का आपस में लड़ाई हो गया तो चिंटू ने क्या किया? धक्का दिया, तो अभी बॉब सही से खड़ा था, क्योंकि फोर्स इतना ज़्यादा लगाया है कि इसका बैलेंस बिगड़ गया, तो ये गिर जाएगा। अगर इसका फोर्स का डायरेक्शन, मान लो फॉर एग्जांपल अगर चिंटू 10 न्यूटन फोर्स लगाता और वो 10 न्यूटन का फोर्स अपोजिट चिंटू के लगा देता तो नहीं गिरता। अभी क्या हुआ है? चिंटू ने तो 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है, लेकिन बॉब ने वापस केवल 5 या 6 न्यूटन का फोर्स लगाया है, जिसकी वजह से बॉब गिर गया। तो जब भी हमारा फोर्स है वो अगर 0 होगा तो हमारा बैलेंस फोर्स, अगर हमारा फोर्स है वो हमारा मोर देन 0 होगा तो वो हमारा अनबैलेंस फोर्स है। सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा। अब आगे समझते हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स कैन डू ऑफ द फॉलोइंग, यानी अनबैलेंस फोर्स है वो क्या क्या कर सकता है? मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उस पर अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो चलना शुरू कर देगा। इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर और ज़्यादा धक्का लगाते जाओगे तो उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मान लो अगर कोई भी बॉल या कार ये इधर आ रही है 10 न्यूटन के फोर्स से और आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है तो कार अब इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। समझ में आ रहा है या नहीं? स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आ रहा है उसको आप रोक सकते हैं। कैन बी शेप चेंज एंड साइज, और कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज किया जा सकता है। तो सर हम क्या कह सकते हैं? अगर हम सारी चीज़ों को समराइज़ करने की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सर फोर्स है वो हमारा क्या है? फोर्स है वो पुश एंड पुल ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो सर फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma। ये फोर्स है, ये मास है, m क्या है? मास है, और a है वो हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है सर। तो ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, या फिर हम मास को मीज़र करते हैं kg में, इनटू एक्सेलरेशन होता है मीटर/सेकंड²। तो हम लिख सकते हैं kg × मीटर/सेकंड², या फिर kg × मीटर/सेकंड⁻²। ये ऐसा यूनिट हो गई। ऐसा ही यूनिट मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूटन कहते हैं, या फिर kg × मीटर/सेकंड²। ये एक और CGS यूनिट होता है वो फोर्स का, वो होता है डाइन। महंगाई डाइन खाए जाते हैं, समझ रहे हो ना? वही डाइन जो आपको रास्तों पर मिल जाती हैं वो क्या है? डाइन। तो वो नहीं है, जस्ट किडिंग। डाइन एक ऐसा यूनिट है फोर्स का। अच्छा,
अब हम समझते हैं कि सर जो फोर्स है टू टाइप्स का है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या है, अगर नेट रिजल्टेंट ज़ीरो है। अनबैलेंस फोर्स क्या है कि अगर नेट रिजल्टेंट हमारा ज़ीरो से ज़्यादा है तो हमारा कैसा है, अनबैलेंस फोर्स है। ठीक है सर, एक बात और ध्यान रखो कि फोर्स हमारा है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। जब पहला टॉपिक पढ़ा था मोशन, तब हमने वहाँ बहुत डिटेल में बताया था कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी क्वांटिटी है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं। तो हमें क्या पता था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज टाइप्स ऑफ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड अलोंग विद द डायरेक्शन। तो आप देख पा रहे हो कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, इस बात से फोर्स के रिजल्ट में फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर फ़र्क पड़ रहा है तो फिर हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आपको यहाँ तक फोर्स समझ में आया होगा। अगर देखो सर, एक सिंपल सी बात याद रख ली जाए, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला से आप सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो फोर्स को अदर वर्ड्स में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। आप इस तरीके से भी डेफिनेशन लिख सकते हो। दूसरा, एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, और हमारी क्वांटिटी क्या है, वेक्टर। तो मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी चीज़ें आपको अच्छे समझना है, कोई भी टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको अच्छे समझना है, तो आप क्या कर सकते हो, तीन चीज़ें याद रखना है, फॉर्मूला, डेफिनेशन, एसआई यूनिट, और क्वांटिटी कैसा है, वेक्टर है या स्केलर। ठीक है सर, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी हमारा फोकस होना चाहिए किस पर, डेफिनेशन पर। देखो क्या है, वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्म एंड स्ट्रेट पाथ और एट रेस्ट, its state would not change until or unless an external force is applied on it। सिंपल सी बात कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा या फिर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसको अच्छे से समझते हैं। ये जो बॉल है ग्राउंड में, ये ग्राउंड में उसी तरीके से रेस्ट पे ही रहेगी, तभी ये मूव करना शुरू करेगी जब कोई भी पर्सन इस पर किक लगाएगा तो वो मूव करना शुरू कर देगी। तो सर वो आगे जाके रुक क्यों जाती है? भैया बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जब ये बॉल मूव कर रही होती है तो एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये रोक रही है, सेकंड ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसकी वजह से ये रोक रही है, थर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जो भी एक टाइप्स का फोर्स है, इसकी वजह से ये बॉल रुक जाती है आगे चल के। आया समझ में? यानी अगर कोई बॉल को हम फेंकते हैं तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाकर के फिर वापस आना शुरू कर देती है, 2 रीजंस से। क्योंकि एक तो एयर और बॉल के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, वो अपोज कर रहा है, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और जब बॉल ऊपर जा रही है तब भी क्या हो रहा है, तब भी हमारा ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। इस वजह से ये बॉल एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाकर के रुक जाती है। चलो सर समझ आया, लेकिन उतना अच्छे से नहीं समझ में आया, चलो समझाते हैं। देखो मान लो फॉर एग्जांपल चिंटू है, ये एक ऐसा बंदा है जो पढ़ाई खुद से नहीं करता। बहुत सारे आप में से भी चिंटू होंगे। तो ये तभी पढ़ाई करता है जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, यानी जब उनके पापा और मम्मी उनको पीटते हैं, तो चिंटू तभी पढ़ाई करना शुरू करता है। तो क्या है, वो तब तक नहीं पढ़ाई करेगा जब तक कोई इसको पीटेगा नहीं, और अगर पीट दिया, पढ़ना शुरू किया, तो ये पढ़ता ही रहेगा। कब तक? जब तक कि कोई इसको ये ना कहे भाई बंद कर दे। तो ये देखा होगा आपने आसपास, आपको इमेजिनेशन आ रहा है, आपको पता चल रहा है ना कौन सा फ्रेंड चिंटू है। ये तभी पढ़ेगा जब इसकी पिटाई होगी, और तभी रुकेगा जब इसको कोई बोलेगा कि अब बस हो गया, आज सो जा, कल पढ़ना। ठीक है, आया समझ में? यानी तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्यों कहते हैं ये समझ में आएगा आगे। तो क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, तो आपको यही लिखना होता है, वेदर एन ऑब्जेक्ट इन मूविंग यूनिफॉर्मली ऑन स्ट्रेट पाथ और इट्स रेस्ट, द state would not change until or unless external force is applied to it। जब तक कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगा। ये बात अपने दिमाग में रखना है। तो हम इन सिंपल वर्ड क्या कह सकते हैं, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया है जो अपोज करती है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगी,
अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। द टेंडेंसी ऑब्जेक्ट रिमेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और कीप मूविंग यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। इसी टेंडेंसी को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। जैसे सिंस ए हैवी ऑब्जेक्ट मूव इनर्शिया दस डिफ़िकल्ट टू पुश और पुश हैवी बॉक्स द ग्राउंड दैट इज़ लाइटर वन। यानी अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसको चेंज करना कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपेयर टू लाइटर वन जो कि हल्का है। चलो इसको समझते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले द पर्सन स्टैंडिंग इन द बस फॉल बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट मूविंग सडनली। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पर्सन है, अगर बस है वो क्या है, वो पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। अगर बस है वो रैंडमली मूव कर देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बस तो आगे मूव किया है तो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव करना शुरू करता है। इसी तरीके से ए पर्सन स्टैंडिंग इन द मूविंग इन द बस फॉरवर्ड इफ़ द ड्राइवर अप्लाई ब्रेक सडनली। अगर कोई भी वो ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ मूव कर जाता है अगर ड्राइवर क्या है सडनली ब्रेक लगा दे। तो आपने देखा होगा, सिंपल सा है ये एग्जाम्पल, तो अभी अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन हम एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। आपने देखा होगा कि आपका फ्रेंड है वो बाइक चलाना शुरू करता है, जैसे ही वो गाड़ी रेस्ट से होती है वो मूव करना शुरू करता है तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी है वो उसको क्या कर रही है, अपोज कर रही है, वो रेस्ट में ही रहना चाह रही है। तो इसी को क्या कहते हैं? इनर्शिया। इसीलिए हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर गाड़ी जा रही है तेज़ से और रैंडमली ब्रेक लगा दिया तो आप जो ड्राइवर हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि वो ब्रेक अप्लाई किया है तो वो तो मोशन में था, वो मोशन में ही रहना चाहता है, लेकिन ब्रेक लगाने से वो उसके ऊपर आगे की तरफ बढ़ जाता है। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। जैसे कि आप समझिएगा, डस्ट है वो कंबल से कैसे हट जाती है? क्योंकि पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। देखिए जैसे ही आप कंबल को फटकारते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स हैं ना वो एयर में आ जाते हैं और वो कंबल आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो पार्टिकल्स हैं वो वहीं रहना चाहते हैं। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड मोमेंटम। तो जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है उसे क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। पी बराबर क्या होता है? एम वी। तो ये फॉर्मूला हो गया पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ऐसा यूनिट क्या होता है? के जी। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया? के जी इंटू मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम एक क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं। एक कार है मास 1000 kg, यानी एक कार है जिसका वेट क्या है? 1000 kg है, तो मास गिवन है 1000 kg। ठीक है सर। और वेलोसिटी कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर। और हमें क्या फाइंड करना है? मोमेंटम फाइंड करना है, P इक्वल टू एम इंटू वी। तो पहली बात हमने क्या बताया था कि आपकी ऐसा यूनिट है वो करेक्ट होना चाहिए। तो मास का तो करेक्ट है, लेकिन वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम 72 इंटू 5/80 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 4 टाइम इज 74, 4 5 टाइम इज 20, तो P इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 20, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा 20,000। तो आपको पता है कि kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या आ गया? ऐसा यूनिट आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है सर। मोमेंटम समझ में आया। अब हम समझते हैं स्टेट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शन टू द अप्लाई अनबैलेंस फोर्स इज डायरेक्शन टू द फोर्स। सर ये कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो एक एक करके हम समझते हैं। पहला कहा जा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शन टू अप्लाई द अनबैलेंस फोर्स। यानी अगर हमारे पास, हम सिंपल सा कहें कि सर अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी माना है मैंने, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? u, और ये ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ है या फोर्स लगाया है मैंने, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v। मास है, मान लो m से डिनोट कर दिया मास,
तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि एक बॉल यहाँ 10 kg की है, यहाँ तक पहुँचकर 20 kg की हो जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं, मास तो कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम क्या होता है सर, हमें पता है मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का। तो समझो अगर हम कहें पहले जो इनिशियल मोमेंटम था वो क्या होता है m इंटू यू, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा m इंटू वी। ठीक है सर, अभी हमें मोमेंटम पता चल गया कि सर पहला p1 m इंटू यू है और p2 m इंटू वी है। तो ये क्या कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है द चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, हम कह सकते हैं सर p2 माइनस p1। तो p2 कितना है m इंटू वी माइनस m इंटू यू। तो सर अब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन है किसके, अनबैलेंस फोर्स के। ये जो भी फोर्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो हम क्या कह सकते हैं फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो हम हर एक की वैल्यू को पुट कर देंगे। चेंज इन मोमेंटम कितना है एम वी माइनस एम यू, और टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। तो आपको एक चीज़ याद आ रहा होगा कि v माइनस यू अपॉन टी को हम लिख सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है सर कि v माइनस यू अपॉन टी होता है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो हम फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन कह सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन के, कह सकते हैं। यानी अब सर फोर्स है वो हम इक्वल का साइन पुट कर देंगे, एम ए फोर्स हो जाएगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। और क्यों, क्योंकि हमने एक कांस्टेंट यूनिट रखा है, हमने कहा है यहाँ एक वैल्यू है वो एम ए के बराबर है। ठीक है, आया समझ में या नहीं आया सर। तो यही फॉर्मूला कहाँ से कैसे ड्राइव हुआ वो आपको समझ में आ गया, किस तरीके से ये फोर्स है वो हमारा फॉर्मूला आया है जो हमने पहले सबसे पहले फोर्स में डिस्कस किया था इधर F बराबर एम ए। तो जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वही सही मायने में फोर्स को डिफाइन करता है। आया समझ में या नहीं, इसीलिए हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। आया समझ में सर, आया। अब हम इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg, एम है सर वो 4 kg के बन है। ठीक है, एंड चेंज द वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर टू 20 मीटर पर सेकेंड। देखो सर इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, v क्या है फाइनल वेलोसिटी जो क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी गिवन है सर t है 5 सेकेंड। ठीक है सर, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, हमें बताना है कि फोर्स कितना लगेगा। देखो सर आपको पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है F बराबर m इंटू ए। तो सर यहाँ डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लो या फिर वैल्यू पुट कर दो ए की। ए इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो u क्या है हमारा 10, v क्या है 20 और टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो 10 अपॉन 5 जो कि क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट यही होता है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, मास कितना है 4 kg, एक्सेलरेशन कितना है 2, 4 2 टाइम इज 8 न्यूटन। फोर्स कितना आएगा, फोर्स आ गया सर हमारा 8 न्यूटन आ गया। बस चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है अगले क्वेश्चन में। वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट ऑन स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 10 kg। तो सबसे पहले सर फोर्स गिवन है 50 न्यूटन, मास गिवन है 10 किलोग्राम और टाइम कितना ले रहा है 2 सेकेंड। ठीक है सर, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द बॉडी एंड वेलोसिटी अटेंड बाय इट। सर हमें दो चीज़ें पता करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कितना होगा और वेलोसिटी है वो कितना अटेंड करेगा। तो यानी सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि सर ये इसका हमारा u क्या होगा, सॉरी u नहीं अटेंड कितना करेगा। तो हमें v फाइंड करना होगा और हमें फाइंड करना होगा एक्सेलरेशन। तो सर सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। सर लेकिन यहाँ तो हमें u गिवन नहीं है, तभी हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे, f बराबर एम ए।
क्योंकि फोर्स और मास गिवन है तो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। फोर्स 50 न्यूटन है और मास कितना है 10 kg, और एक्सेलरेशन मुझे पता करना है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 15/10 हो जाएगा, जो कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सर आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन हमारा आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमने देखा था अभी जब डेरिवेशन कर रहे थे तब हम देख रहे थे सर फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है सर, फोर्स है वो मास है, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर रख कर दें v-u/t। ठीक है सर, तो कह रहा अब हम v की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे t को उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा f इंटू टी, और m को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो m डिनोट में आ जाएगा v-u। तो अगर हम v को लिखेंगे तो हो जाएगा Ft/m प्लस u, क्योंकि u को अदर फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया तो v ये फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होती कि क्या आप हर बार अलग अलग फार्मूला याद करोगे, नहीं, आपको पता है फोर्स F बराबर m में होता है, और चेंज इन वेलोसिटी या फिर हम कह सकते हैं मोमेंटम में भी चेंज m इंटू वी होगा। तो हमने फार्मूला रखा जहाँ हमने डेरिवेशन किया था, तो आपको याद होगा कि इधर ये देखो ये फोर्स आया, ये हमारा आया था, फोर्स है वो m v-u/t के बराबर है अब है, तो वही वैल्यू हमने यहाँ रखी और v की वैल्यू हमने ऐसे फाइंड कर ली इक्वेशन से। अलग अलग फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा, v हमें पता नहीं है सर, f फोर्स कितना है सर 50 न्यूटन, टाइम कितना ले रहा है सर 2 सेकेंड, मास कितना है 10 kg, प्लस u क्या है, हमारा u क्या होता है 0, ये पहले भी बात की थी हमने। तो v क्या हो जाएगा 10, 5 टाइम्स 50, 5 2 टाइम्स 10, तो v हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अच्छा हो गया है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें गिवन हैं। अच्छा सर, अब इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्योंकि कई बार 2 मार्क्स क्वेश्चन में सिंपल सा आ जाता है डिफाइन 1 न्यूटन। तो सर हम क्या कहेंगे, 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज सीन in a body of mass 1 kg, then force is applied on the body is said to be 1 न्यूटन। सर समझ नहीं आया, बहुत आसान सा बता दूं, भी आपको 1 यूनिट डिफाइन करने के लिए आए तो आप सिंपल सा ध्यान रखो कि हमें फॉर्मूला लिखना है। क्या सर, फॉर्मूला होता है F बराबर ma। ठीक है सर, फोर्स का क्या होता है यूनिट, अब जैसे ही फॉर्मूला लिखा अगला स्टेप होना चाहिए उनकी यूनिट लिखो, न्यूटन, मास का क्या होता है kg, और एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर, अब सभी के आगे 1 1 1 लिख दो, लिख दिया। अब हम क्या कहेंगे, व्हेन एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इज सीन इन द बॉडी ऑफ 1 kg मास, देन द फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी इज सेड टू बी 1 न्यूटन। हो गया। ये कहा जा रहा है जब किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आप देख रहे हैं 1 मीटर पर सेकेंड और उसका 1 kg वेट है, तो जो उसके द्वारा लगाया गया फोर्स होगा वो भी 1 न्यूटन होगा। सिंपल सा। तो डिफाइन करना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 3 स्टेप्स हैं, कोई भी डिफाइन करने को आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि न्यूटन को ही डिफाइन हम ऐसे कर रहे हैं। 10th में जाओगे तब आपको जूल को भी डिफाइन करना पड़ेगा और भी अदर यूनिट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सिंपल से टर्म में क्या है, फर्स्ट स्टेप से उसका फॉर्मूला लिखो, सेकंड स्टेप से उनका यूनिट लिखो, और थर्ड स्टेप है सभी यूनिट के आगे 1 लिख दो और हो गया डिफाइन। सिंपल। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, इस टर्म एज ए टोटल इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। जो इम्पल्स को कहा जाता है वो टोटल इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स है, उसे इम्पल्स कहते हैं। दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो इम्पल्स है वो इक्वल होता है चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी का। तो हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड या केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। ध्यान रखो इम्पल्स है वो भी हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस चैप्टर में हमने 3 टर्म्स पढ़े हैं। फर्स्ट फोर्स, वो भी हमारा कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम कैसा भी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स ये भी क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस टॉपिक में जो भी 3 टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स की क्वांटिटी कैसा है, वेक्टर। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं क्या गिवन है। इफ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, तो फोर्स कितना है हो गया सर, 1000 न्यूटन हो गया। ठीक है। अप्लाई ऑन द व्हीकल्स ऑफ 500 kg, मास कितना हो गया, 500 kg हो गया।
ठीक है सर। देन हाउ मच टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल्स विल इंक्रीज फ्रॉम 2 मीटर टू, देखो सर u दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी हमसे पूछ रहा है कितने टाइम बाद ये हमारा 2 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑल्सो फाइंड द इम्पल्स, इम्पल्स फाइंड करना है और टाइम फाइंड करना है। सबसे पहले हम सर टाइम फाइंड करते हैं। कैसे सर? F बराबर m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, यही तो फॉर्मूला था सर था। t को हम इधर लिख देंगे m v माइनस यू अपॉन एफ। अब सर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। मास कितना है 500 kg, v कितना है सर 10, u कितना है 2, फोर्स कितना लग रहा है 1000 न्यूटन, ठीक है सर। अच्छा 500 इंटू 8 अपॉन 1000, देखो सर 500 2 टाइम इज़ 1000, 2 टाइम 4 इज़ 8, तो सेकंड कितना टाइम आ गया 4 सेकंड आ गया। हमें सर क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या बताया था मैंने? इट इज़ टर्म इज़ द टोटल इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, कितना फोर्स का इम्पैक्ट हो रहा है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू टी। तो ये हमारा हो जाएगा फोर्स कितना है सर 1000 न्यूटन है हमारा, और टाइम कितना है 4, तो इम्पल्स हो जाएगा 4000 न्यूटन इंटू सेकेंड। सिंपल सा, दैट्स इट, दैट्स द आंसर। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन भी। अच्छा सर आगे समझते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये हमारे इस क्लास का लास्ट टॉपिक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये चिंटू गन चलाना सीख रहा है तो बुलेट है वो आगे की तरफ मूव करेगी, जबकि एक फोर्स लगाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो जो फोर्स है वो हर एक फोर्स एक अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। लो आपने किसी के एक थप्पड़ मार दिया तो उसके तो लगेगा, आपके हाथ में भी लगेगा, क्योंकि ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है। जो फोर्स लगाया जाता है उसके अपोज भी फोर्स लगता है। जैसे कि क्या इसके एग्जाम्पल हैं? अगर आप गन चला रहे हो तो रिकॉल होता है, ये पीछे की तरफ धक्का देता है। कई बार जिनको चलाना नहीं आता वो गिर भी जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप बलून में एयर फिल कर दोगे और उसको छोड़ दोगे, बलून आगे भागेगा, एयर पीछे निकलेगी। इसी तरीके से रॉकेट जो लॉन्च किए जाते हैं वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे लॉन्च किए जाते हैं। और एक और, नाव से अगर आप जंप करेंगे तो आप आगे की तरफ जाएंगे और नाव पीछे की तरफ चली जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी फोर्स है वो एक्शन और रिएक्शन, अगर आप कोई भी फोर्स लगाओगे तो उसके अपोजिट में भी एक फोर्स आपको महसूस होगा, उसी को हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो समझो, ये टॉपिक कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन माइट भी स्टूडेंट्स हैं पता नहीं क्यों न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊँगा कुछ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके साथ साथ आप वीडियो को अच्छे से देखें, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके एक क्विक नोट्स बनाओ, एक पेज नोट्स बनाओ, जिससे कि आप रिवीजन कर सको। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट्स है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे, बाय।